रेस्पिरेशन। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड का, अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिखाई कम हो उससे मतलब हमको नहीं। इतना बार सुनिए, इतना इसको माइन्यूटली सुनिए कि मजाल है कि एक क्वेश्चन छूट जाएगा, एक नहीं छूटेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन 3 भाग में होता है, 3 तरह से। In absence of O2, in lack of O2, कमी। ये मसल्स में होता है, ये किस में होता है? जनरली ईस्ट में, ईस्ट या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये किस में होता है? मसल्स में, मसल सेल्स में होता है। और इन प्रेजेंस ऑफ O2, इसको कहा जाता है, ये हम लोगों में जनरली सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इसमें ये होता है। अब देखो, इन एब्सेंस ऑफ O2 वाले रेस्पिरेशन का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या इसको कहेंगे? एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं? एरोबिक। इसका क्या नाम है? AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आइए मसल्स में होता है इसमें। लेकिन कोई भी रेस्पिरेशन में एक कॉमन प्रक्रिया होती है ना। सबसे पहला चीज रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में एक कॉमन प्रक्रिया है, इसका क्या नाम है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है बाबू? इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। ये तीनों प्रकार का जो हमने 3 भाग में बांटा, सब में ये होगा। बात समझे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है। कौन टूटता है? ग्लूकोज। यहाँ पर कहते हैं C6H12O6 टूट जाता है पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड में टूट गया। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन एटम इसमें। तब 6 कार्बन 2 भाग में बटा, यानी 2 को पाइरुविक एसिड का बनेगा मॉलिक्यूल। बात समझे कि नहीं? आ रहा समझ में? ऑक्सीजन जब एब्सेंट रहेगा बात, तो साइटोप्लाज्म में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। कहाँ होगा? ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तब। इफ O2 इज एब्सेंट, है ना। एब्सेंट अगर O2 रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही होगा। साइटोप्लाज्म में ये पाइरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 और प्लस एनर्जी। लेकिन याद रहे, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होने के कारण पूरा के पूरा कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है। इथाइल अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एनर्जी बन रही है, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपैरेटिवली ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला से इसमें कम होगा। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर डिफरेंस करने के लिए आए तो सबसे पहला डिफरेंस होगा इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ O2 और इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ O2, है ना।
जनरली इट हैज लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी किसमें, एनारोबिक में। एनारोबिक में लिखेंगे कि जनरली लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी बी फॉर्म या लेसर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फॉर्म, और इसमें कंपैरेटिवली ग्रेटर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। मसल्स में ऑक्सीजन, जैसे हम तेजी से काम करते रहते, तेजी से काम किया तो जितना एनर्जी यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, एनर्जी जितना चाहिए उतनी तो एनर्जी है, तभी ऐसे कर रहे हैं आप तेजी से, लेकिन एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ नहीं आ रहा है। सांस भर रहे हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, तो मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं आया, इसके बाद तो इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड जिसके कारण मांसपेशियां तन जाती हैं और मस्कुलर क्रैम्प होने लगता है। खिलाड़ी लोग जब क्रिकेट खेलता है, दौड़ता है, तो पैर हाथ में क्रैम्प हो जाता है, नहीं देखे हो, फिजियोथेरेपिस्ट आकर के उसके पैर को ठीक करता है, मसाज वगैरह। तो इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड याद रहे, लैक्टिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्लस एनर्जी बनेगी। इसी एनर्जी से हमारी मांसपेशियां तेजी से काम करेंगी, लेकिन लैक्टिक एसिड काउजेज मस्कुलर क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प लाता है ये लैक्टिक एसिड। जनरली आप काम करके आते हैं तो थक जाते हैं, काम करके आते हैं तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड भरा हुआ रहता है, मसल सेल्स में, उसको दबाता है कोई तो सेल्स से लैक्टिक एसिड निकलता है और ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर लीवर में आता है, और लीवर में उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। आप रिलैक्स में चले जाते हैं, आप आराम महसूस करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रहेगा सेल में, देन पायरुविक एसिड इंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इफ O2 is present, then pyruvic acid enters in माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये एकदम शर्त है बाबू। ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो साइटोप्लाज्म में, ऑक्सीजन जब रहेगा सेल में तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है, जहां बहुत प्रकार के एंजाइम्स इस पर एक्शन करते हैं, बहुत प्रकार के एंजाइम। एंजाइमेटिक एक्शन के कारण ये पायरुविक एसिड टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लगभग 40 और 42 टोटल रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में 42 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें 4 खर्च हो जाता है, बच जाता है। नेट रिजल्टेंट कितना बचा, 38। यानी यहाँ पर अब रिएक्शन हो जाएगा पायरुविक एसिड इस कंडीशन में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी बनेगी। और ये देखो बाई प्रोडक्ट, व्हाट आर दी बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, इसका कोई यूज नहीं है, ये बाहर निकलेगा। बाई प्रोडक्ट CO2 एंड H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ निकल गया। और इस एनर्जी का उपयोग, जरा सा इस एनर्जी के उपयोग पर आप देखें, इस एनर्जी का डायरेक्ट उपयोग नहीं होता। हमारे सेल में देखो एनर्जी तो बनी, एनर्जी निकली ना रेस्पिरेशन के दौरान, हमारे सेल में ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप होता है, मौजूद होता है पहले से। वह जो एनर्जी है, जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बनी है ना, एनर्जी
एनर्जी liberated during रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनती है वह एनर्जी एटीपी और फॉस्फेट को जोड़ने का काम करता है। यानी इस एनर्जी के प्रेजेंस में ये दोनों क्या होगा, जुड़कर रिजल्टेंट देगा क्या, एटीपी। एटीपी देखो, एटीपी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। कैसा रिएक्शन हुआ बोलो, इंडोथर्मिक। बाहर से एनर्जी मिली इसमें, इंडोथर्मिक है। अब यह जल के संपर्क में आएगा। किसके संपर्क में हम कह रहे हैं आने के लिए, वाटर। H2O के संपर्क में जब एटीपी मॉलिक्यूल आएगा तो फिर यह टूटेगा, एडीपी और फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट में जो एक तीसरा जो जुड़ा हुआ है वह बॉन्ड टूट जाता है। और जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी का उपयोग, जैसे हम अभी खाना खा लिए और कितना देर तक हमेशा खाना खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सेल के अंदर एटीपी के रूप में एनर्जी निहित होती है, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के संपर्क में आएगा और जब जरूरत रहेगा, जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है तो वाटर के मॉलिक्यूल के संपर्क में आकर टूट जाएगा एटीपी और फॉस्फेट। और उस दरमियान जितना बनाते समय एटीपी को एनर्जी हम दिए थे उतनी ही एनर्जी लिबरेट होगी और उसी एनर्जी का काम, उसी एनर्जी से हम लोग अपना काम करते हैं। और यहाँ पर एनर्जी निकली, ये टूटने की जो प्रक्रिया है ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। यानी एटीपी मॉलिक्यूल जब टूटा और एडीपी और फॉस्फेट बना तो यह है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, नोट इट।